महाकुंभ की शुरुआत होने से ठीक पहले मुसलमानों की एंट्री पर प्रचंड रण शुरू हो गया है। एक तरफ साधु संत और सनातन समाज है जो कहता है हिंदुओं के सबसे बड़े उत्सव में मुस्लिमों को दुकानें लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ मौलाना और मुसलमान हैं जो दावा करते हैं कि मुसलमानों को दूर रखने की साजिश बीजेपी ने की है। कल और अगले 45 दिनों तक कुंभ में मुस्लिमों को आने की इजाजत होगी या नहीं? क्या गंगा में डुबकी लगाने के बाद ही भाईजान को कुंभ में एंट्री मिलेगी? आइए देखते हैं। क्या कल सुबह संतों के बाद संगम तट पर मुसलमान भी डुबकी लगाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री और दुकानें लगाने की अनुमति मिल सकती है और ये फॉर्मूला बीजेपी नेता संगीत सोम ने दिया है। मुस्लिमों की एंट्री तो हो, लेकिन मुस्लिम जाएं और जाके पहले गंगा जी में डुबकी लगाएं और फिर शिव की उपासना करें और स्टार लगाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। संगीत सोम ने कहा कि महाकुंभ में भाईजान को एंट्री चाहिए तो पहले शुद्धिकरण जरूरी है। यहाँ शुद्धिकरण का मतलब गंगा स्नान से, यानी महाकुंभ में एंट्री पाने के लिए सबसे पहले संगम तट में स्नान करके मुसलमानों को शुद्धिकरण करना होगा, फिर भगवान शिव की पूजा करनी होगी और शुद्धिकरण के बाद ही मुसलमानों को महाकुंभ में दुकान लगाने की इजाजत मिलेगी। तो क्या संगीत सोम मुसलमानों की घर वापसी की तरफ इशारा कर रहे हैं? इस बयान का एक मतलब ये भी हो सकता है कि वही मुसलमान अपनी दुकान लगा पाएंगे जो वापस सनातन को स्वीकार करेंगे। संतों ने भी कहा कि सनातन के किसी भी अनुष्ठान में बिना पवित्रता के भला गैर मजहब को एंट्री कैसे मिल सकती है? तो क्या गलत कहा है? बिल्कुल सही कहा है। अगर हमारा भी सनातन धर्म का आयोजन है और हमारे सनातन धर्म में तो पहली चीज़ है शौच, पवित्रता। तो उन्होंने ये बात कही है कि अगर सनातन धर्म के किसी भी अनुष्ठान में आपको आना है तो पवित्रता मुख्य है और हमारे यहाँ पवित्रता शुरुआती होती गंगा स्नान से। संत समाज पहले ही कह चुका है महाकुंभ में एक तो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में घर वापसी होने वाली है। हालांकि ऐसे लोगों में सभी गैर सनातनियों के होने की बातें की गई है, लेकिन मुसलमानों को कुंभ में एंट्री का जो फॉर्मूला बताया गया है क्या वो भाईजान को कबूल है? इस मामले में मुसलमान क्या राय रखते हैं ये मौलाना साहब से सुन लीजिए कि सनातन के धार्मिक आयोजन में भला मुसलमानों का क्या काम। इसलिए पूरे मामले की क्लियर पिक्चर समझने के लिए जी मीडिया की टीम ने साधु संतों की सबसे ताकतवर संस्था अखाड़ा परिषद से बात की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने सभी गैर हिंदुओं को कुंभ आने का निमंत्रण दिया। हमने समस्त गैर हिंदुओं का स्वागत किया है और हमने प्रयास किया है जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं वो महाकुंभ में आए, संतों को देखें और जो संतों के लिए अनाप शनाप बयान दे देते हैं वो देखें हमारी रियलिटी क्या है। मैं यही कहूँगा कि जो आपके कट्टरपंथी है इसको आप छोड़ दो, आप हमारे हैं हम आपके हैं, ऐसा प्रयास करो। एक कदम आप आएंगे, दो कदम हम आएंगे और अगर आप हमको हल्के में लेंगे तो हम भी ऐसे पटकेंगे कि आप जीवन में याद रखेंगे। अखाड़ा परिषद ने कट्टरपंथियों को चेतावनी देते हुए जिंदगी भर के लिए सबक सिखाने का दावा किया, यानी सनातन समाज कट्टरपंथियों को कुंभ में भटकने नहीं देगा। मामला कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर शुरू हुआ तो वो कथित ठेकेदार भी कूद पड़े जो खुद को भाईजान के मुद्दों पर सबसे बड़ा ठेकेदार मानते हैं। इनमें एक नाम है मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा। इन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इस महाकुंभ को मुसलमानों से मुक्त बनाना चाहती है। हमारे समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान साहब उसके जिम्मेदार थे, एक बड़ा और बहुत सफल कुंभ हुआ था और हमने उस कुंभ को सफल बनाने में कहीं पे नफरत का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि नफरत के आधार पर ही खड़ी हुई है तो वो इस तरीके की बातें करके सिर्फ लोगों के बीच खाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों से मुक्त कुंभ बनाना चाह रही है। मुस्लिमों को कुंभ में एंट्री और खाने पीने की चीजों को बेचने की अनुमति दिलवाने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है वो देखकर संत समाज भड़क गया है। क्या भाईजान को कुंभ में दुकान लगाने का ऑर्डर मिलेगा? इसका जवाब आज अखाड़ा परिषद ने साफ शब्दों में दे दिया है। हमारे जितने भी मुसलमान भाई है वो आइए हमको देखें, लेकिन हमने एक और बात कही है, कोई मुसलमान भाई मेला क्षेत्र में दुकान नहीं लगा सकता है। ये हमने पहले ही रखा है और इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। संत क्या करते हैं, संत कितने तपोनिष्ठ है, संत कितने ब्रह्मनिष्ठ है, क्या असल में संत कुछ काम करते हैं और हमारे शस्त्र शास्त्र उसको भी देखें।
अखाड़ा परिषद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भी ये शर्त बहुत पहले रख दी थी। इसीलिए कुंभ शुरू होने से करीब 10 घंटे पहले इसमें बदलाव होने की संभावना न के बराबर दिख रही। हालांकि पूरे मामले में मुसलमानों का एक पक्ष ऐसा भी है जो सनातन की आस्था का सम्मान करके टकराव से बचना चाह रहा है। आज इस मामले में उनकी राय भी सुननी चाहिए। हम इस महाकुंभ के मौके पर लोगों से अपील करते हैं कि वहां पर भी संगम में डुबकी लगाकर इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दे, अपने मुल्क में अमन और खुशहाली का पैगाम दे। यही हम सबसे बड़ा लोगों की दावत को कबूल करता हूं कि वो उन्होंने दावत दिया, उनके दावत को मैं कबूल करता हूं। लेकिन हमारे धर्म में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जाके आप स्नान करके, गंगा में स्नान तो कर सकते हैं लेकिन स्नान करने के बाद पूजा करें, ये हमारे धर्म में कहीं भी नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे हिंदू भाई, हमारे साधु संत भाई स्नान करें और 144 साल बाद जो ये महापर्व आया है इसका आनंद लें। फिलहाल संगम तट दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के लिए तैयार है। लाखों करोड़ों संत और श्रद्धालु संगम के पहले अमृत स्नान में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और महाकुंभ का आरंभ होने से पहले मुसलमानों पर प्रचंड रण हो गया है। प्रयागराज से शरद अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस वक्त घड़ी में 8 बज चुके हैं और अब से करीब 8 घंटे के बाद ही महाकुंभ का शंखनाद हो जाएगा। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर साधु संतों, नागा और अघोरियों का सबसे पहले अमृत स्नान होगा। जब महाकुंभ का पहला स्नान होगा तो तस्वीरें बेहद अलौकिक होंगी। कल महाकुंभ में सबसे पहला अमृत स्नान कौन करेगा और कितने बजे से स्नान शुरू होगा? क्या है महाकुंभ में अंतिम समय की तैयारी? देखिए महाकुंभ से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। संगम किनारे आस्था, भक्ति और सनातन की शक्ति का संगम अपने भव्य स्वरूप में दिख रहा है। तीर्थराज प्रयागराज और पूरी महाकुंभ नगरी अलौकिक दिख रही है। महाकुंभ का सबसे दिव्य और ऐतिहासिक दृश्य तब दिखता है जब सूर्योदय से ठीक पहले अखाड़े राजसी स्नान के लिए आते हैं। अपनी भव्यता के साथ अखाड़े के साधु संत पवित्र संगम में अटखेलियां करते दिखते हैं। इस बार 144 वर्षों के बाद महाकुंभ पर महासंयोग आ रहा है, तो साधु संत भी अमृत स्नान के लिए पूरी तरह तैयार हैं। महाकुंभ का पहला स्नान सोमवार को पौष पूर्णिमा पर पड़ा है। अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 है। इसी के साथ अमृत स्नान में सबसे पहले कौन सा अखाड़ा स्नान करेगा, इस विवाद का भी अंत हो गया। सबसे पहले अमृत स्नान का मौका निर्वाणी अखाड़े को ही मिलेगा। उनके लिए अमृत स्नान का समय सुबह 6:15 पर तय किया गया है। निर्वाणी अखाड़े के साथ उनके सहयोगी अटल अखाड़ा को भी सबसे पहले अमृत स्नान का अवसर मिलेगा। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा के लिए अमृत स्नान का समय सुबह 7:05 तय किया गया है। जूना अखाड़े का समय सुबह 8 बजे निर्धारित है। 7 अखाड़ों और उनके सहयोगी अखाड़ों का स्नान दोपहर 3:40 तक रहेगा। 6:15 का क्या मुहूर्त है, इस वजह से स्नान शुरू कर रहे हैं? देखिए, हमारी परंपरा रही है और यही माना गया है कि जो अमृत की वर्षा जो हुई है 6 बजे ही हुई है। 6 बजे से शुरुआत हुई है और शाम तक पूरा दिन हमारा स्नान का समय है। तो इसीलिए हम यही चाहेंगे कि बहुत अच्छा स्नान हो। ये पुरानी परंपरा से ये होता आया है, उसको बदला नहीं जा सकता। हमारी परंपरा से ही अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़े का पहला स्नान होता है। बाकी अन्य अखाड़े उसके बाद नंबर वाइज स्नान करते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का स्नान भी नियम के मुताबिक होता है। संगम तट पर स्नान के लिए हर अखाड़ा भव्यता और शक्ति प्रदर्शन के साथ पहुंचता है। साधु संत और नागा अपने अखाड़ों से जुलूस के साथ निकलते हैं और वहां से सीधे संगम तट पर पहुंचते हैं। महाकुंभ 2025 के लिए पहले अमृत स्नान में क्रम निर्धारित हो चुका है कि कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा। तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो सबसे पहले स्नान करने वाला है। सबसे पहले स्नान करने के लिए महानिर्वाणी अखाड़ा और उसका सहयोगी अखाड़ा यानी आनंद अखाड़ा निकलेंगे। महानिर्वाणी अखाड़ा 5:15 पर अपने शिविर से प्रस्थान करेगा। घाट पर पहुंचने का वक्त है 6:15 यानी 1 घंटे बाद वो घाट पर पहुंचेगा और इसके बाद 40 मिनट का वक्त मिलेगा इन दोनों अखाड़ों को स्नान करने के लिए। और जैसे ही ये अखाड़े स्नान कर लेंगे उसके बाद जो दूसरे अखाड़े हैं वो अपने शिविरों से निकलने शुरू होंगे। महानिर्वाणी अखाड़ा 6 बजे स्नान करेगा 6:15 पे। देखिए, हमारी परंपरा है, हमें 40 मिनट का समय मिलता है। और उसके बाद हमारा निरंजनी अखाड़ा वो स्नान करेगा। उसके बाद जोना अखाड़ा और जो निर्माणी अखाड़ा उसके साथ एक सहयोगी अखाड़ा अटल अखाड़ा है
निरंजनी अखाड़ा जिनका सहयोगी अखाड़ा आनंद अखाड़ा है। अखाड़ों के जाने और आने का रूट अलग अलग बनाया गया है, जिससे भीड़ भाड़ या किसी तरह के टकराव की स्थिति ना बने। हर अखाड़े को अमृत स्नान के लिए 40 मिनट का समय मिलेगा। जैसे पहले महानिर्माणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा निकलेगा, और जब वो आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम लोग गेट के बाहर आएंगे, निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा। उसके बाद जब हम आगे निकल जाएंगे उसके बाद हमारा जो अखाड़ा है, जोना अखाड़ा है, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, हमारे पीछे वो होंगे और हम बढ़ते जाएंगे। स्नान होगा, हमारा जुलूस रुकेगा, उनका स्नान होगा, हमारा स्नान होगा, उनका जुलूस रुकेगा और हम दूसरे रूट से वापस अपने अखाड़े में आएंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी चाहते थे कि जूना अखाड़ा, जो सबसे बड़ा अखाड़ा है, उसे पहले स्नान करने का मौका मिले। इसके पीछे तर्क था कि जूना अखाड़ा में सबसे ज्यादा साधु सन्यासी हैं और 40 मिनट का वक्त उनके लिए कम पड़ता है। लेकिन बाद में अमृत स्नान को लेकर संतों में सहमति बन गई और उन्हें उम्मीद है कि मौनी अमावस्या पर पड़ने वाले शाही स्नान में जूना अखाड़े को सबसे पहले अमृत स्नान का मौका मिलेगा। बात की जा रही थी कि इस बार शायद जूना अखाड़े को पहले स्नान का मौका मिल सकता है। देखिए, मैंने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण नहीं हो पाया। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा, अगला स्नान जूना अखाड़े को हम कराएंगे, क्योंकि जिन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया है, जनहित के लिए काम किया है, SC ST OBC को लिया है, मैं समझता हूँ उनको समय नहीं मिलता है। मुझे खुद पीड़ा, मुझे खुद दुख है, मुझे खुद कष्ट है। महाकुंभ के पहले दिन एक तरफ साधु संत अमृत स्नान करेंगे तो दूसरी ओर लाखों श्रद्धालु भी संगम की रेती पर पहुंच चुके हैं। कोई परिवार के साथ आया है तो कोई अकेले ही चला आया है। सबकी इच्छा है कि महाकुंभ के पहले दिन अमृत स्नान के भागीदार वो भी बने। तो बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं कि 144 साल तो पता नहीं जिंदगी कितनी है, लेकिन ऐसा एक मौका हमें मिलने को, देखने को मिल रहा है। ऐसा स्नान करने जा रहे हैं जो 144 साल बाद आ रहा है। बहुत उत्साह है और हमने मतलब बहुत तैयारी की है, बहुत एक्साइटेड हैं हम। मतलब कुछ कुंभ भी अपने साथ लाए हैं, जो हमारी माता जी ने बताया है स्नान करने के मतलब विसर्जन करते हैं, उसमें डालते हैं, वो सारा प्रबंध करके आए हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं। महाकुंभ नगरी में सनातन का सबसे बड़ा मेला शुरू होने में बस कुछ घंटों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले वहाँ जो रौनक दिख रही है वो करोड़ों सनातनियों को महाकुंभ में बुला रही है। अखाड़ा परिषद ने तय कर लिया है। एक बात की जा रही थी कि पहले जूना अखाड़ा स्नान करेगा, लेकिन अब तमाम संतों ने सहमति के बाद इस बात का आपस में निर्णय कर लिया है कि जो परंपरा चली आ रही है उसी के तहत ये स्नान होंगे। लेकिन अगला स्नान जो बड़ा होने वाला है मौनी अमावस्या, क्या एक बार फिर से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कोशिश करेगी कि जूना अखाड़ा पहले स्नान करे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 40 मिनट का वक्त होता है और इतनी कम देर में ये स्नान थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैमरामैन विक्रम के साथ शरद अवस्थी, जी मीडिया, प्रयागराज। और महाकुंभ नगरी में पहले अमृत स्नान के मौके पर 30 लाख लोगों से ज्यादा के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में महाकुंभ की सुरक्षा को अभेद्य बनाया गया है। जमीन से लेकर आसमान और यहां तक कि नदी तक में सुरक्षा की अदृश्य दीवार खड़ी की गई है, जिसे पार करना सनातन के दुश्मनों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दिखाते हैं आपको अमृत स्नान की फुल प्रूफ सुरक्षा का पूरा प्लान। NSG तैनात है, ATS कमांडो रेडी है, पैरामिलिट्री अलर्ट पर है, योगी फोर्स भी डटी है। महाकुंभ के रक्षकों ने सनातन के सबसे बड़े मेले में अवैध कवच तैयार कर दिया है, जिसे भेद पाना सनातन के दुश्मनों के बस की बात नहीं। पहले अमृत स्नान के लिए महाकुंभ नगरी का फुल प्रूफ सुरक्षा प्लान न सिर्फ तैयार है, बल्कि उसे एक्टिवेट भी कर दिया गया है। महाकुंभ की ओर आतंकी आंख भी उठाकर न देख सके, इसके लिए NSG के कमांडो पूरे महाकुंभ क्षेत्र में दिखेंगे। पूरी महाकुंभ नगरी में 5 NSG की टुकड़ियां तैनात रहेंगी। इन कमांडो के हाथ में जो हथियार है वो इतने शक्तिशाली और सटीक है कि सनातन के दुश्मनों को ढेर करने में पलक झपकने भर का समय लगेगा। बीते कुछ दिनों में NSG की टीम ने मॉक ड्रिल कर दुश्मनों को ट्रेलर दे दिया है कि भूलकर भी महाकुंभ में आने की गलती न करना। कट्टरपंथियों खालिस्तानियों के अटैक की धमकी के बाद NSG और ATS का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। किसी भी आतंकी घटना से कैसे निपटा जाए ये देखेंगे तो आप जल के रास्ते ये यहाँ पर ये NSG के कमांडो हैं। NSG के कमांडो
ये जल के रास्ते आए हैं और वहाँ पर वो उस बिल्डिंग में मॉक ड्रिल कर रहे हैं। किसी भी आतंकी घटना से निपटने के लिए ये ATS NSG का जॉइंट ऑपरेशन मॉक ड्रिल इस वक्त चल रहा है। एनएसजी के अलावा यूपी पुलिस के स्पेशल फोर्स ATS कमांडो हाथों में AK-47 हथियारों के साथ महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात है। महाकुंभ नगरी के चप्पे चप्पे पर ATS कमांडो की नजर सनातन के दुश्मनों पर होगी। अगर किसी ने आस्था के महापर्व में जरा भी खलल डालने की कोशिश की, उनकी AK-47 का ट्रिगर दब जाएगा। ATS की लेडी कमांडो भी आतंकियों से मुकाबले के लिए तैनात है। योगी फोर्स ने महाकुंभ की सुरक्षा में शार्प शूटर तैनात किए हैं। कहां कितने शार्प शूटर होंगे, इसका खुलासा यूपी पुलिस ने नहीं किया है। दुनिया का सबसे बड़ा सनातनी मेला शुरू होने जा रहा है, इसलिए योगी आदित्यनाथ इसकी सुरक्षा में इंच मात्र की कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। मेले की सुरक्षा के लिए योगी फोर्स मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 123 वॉच टावर बनाए गए हैं। सुरक्षा में 37,000 यूपी पुलिस के जवान और 14,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। PSC की 15 कंपनियां ड्यूटी पर मौजूद रहेंगी। रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी भी मुस्तैद रहेगी। पूरे महाकुंभ की निगरानी के लिए 2700 से ज्यादा AI बेस्ड कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे किसी भी संदिग्ध गतिविधि का बच पाना मुश्किल है। इन सभी CCTV की इंटीग्रेटेड निगरानी के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इस कमांड सेंटर से 24/7 निगरानी होगी। सिर्फ महाकुंभ नगरी को ही नहीं, प्रयागराज के चारों तरफ भी अवैध सुरक्षा चक्रव्यूह बनाया गया है। प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 रास्तों को सिक्योर किया गया है। 10 वज्रवाहन, 15 ड्रोन, 20 एंटी सबोटाज टीम एवं 5 बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा 24 घंटे इन मार्गों एवं यहां से प्रयागराज में प्रवेश करने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। महाकुंभ नगरी में पानी के अंदर भी अदृश्य दीवार खड़ी की गई है। जल पुलिस के अलावा कमांडो और सेना के जवान भी प्रयागराज की जल सीमा की निगरानी करेंगे, ताकि आतंकी नदी के रास्ते महाकुंभ में घुसने की सोच भी ना सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को स्वच्छ और शुद्ध बनाने के साथ साथ सुरक्षित बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, प्रयागराज। और प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ शुरू होने जा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बलिया में माहौल खराब करने की साजिश सामने आई है। यहां मंदिर में बजरंग बली की गदा को तोड़ दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। 144 साल बाद महाकुंभ का महासंयोग बना है। साधु संत भी आ चुके हैं। लाखों सनातनी भी महाकुंभ में धर्म ध्वजा लेकर पहुंच चुके हैं। लेकिन आस्था के सबसे बड़े मेले से करीब 300 किलोमीटर दूर बलिया में एक साजिश सामने आई। ये साजिश है महाकुंभ के बीच उत्तर प्रदेश की फिजा में सांप्रदायिक तनाव का जहर घोलने की, जिसका सबूत है बजरंग बली के मंदिर में हुई तोड़फोड़। बलिया जनपद के सिकंदरपुर कस्बे के गोला बाजार में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। बजरंग बली की गदा को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 40 साल पुरानी मूर्ति को खंडित करने की खबर इलाके में फैलते लोग जमा हो गए। गनीमत रही कि कस्बे में तनाव फैलता, उससे पहले ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने तत्काल आक्रोशित सनातनियों को शांत करवाया और फिर टूटी हुई गदा को भी ठीक करवा दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, तो वहीं CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की शिनाख्त कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भी बनाई गई है। गोला बाजार स्थित हनुमान जी की प्रतिमा की किसी भी व्यक्ति के द्वारा गदा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस सूचना पर थाना सिकंदरपुर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया तथा CCTV फुटेज के आधार पर अज्ञात अभियुक्त की शिनाख्त कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि यूपी में माहौल आखिर कौन बिगाड़ना चाहता है। जिस वक्त पूरे प्रदेश में महाकुंभ को लेकर आस्था उफान पर है, ऐसे वक्त में बलिया के मंदिर में तोड़फोड़ करने के पीछे किसकी साजिश है? अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश में कोई चुनाव हो और हिंदू मुस्लिम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन दिल्ली के इस चुनावी दंगल में ओवैसी की पार्टी के बयान से हिंदू मुस्लिम की एंट्री भी हो गई है। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। तो उसके माथे पर साफ लिखा रहता है दंगाई कपिल मिश्रा। वो दोबारा से उसी आग को जलाना चाहते हैं जो 2020 में लगी थी।
ये ऐसे बयान हैं जिनके जरिए दिल्ली के दंगल में दंगा पॉलिटिक्स की एंट्री होती नजर आ रही है। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, साल 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। इस दंगे में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का नाम कहीं नहीं आया था, लेकिन बीजेपी ने कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दिया, तो दंगों के आरोपियों को टिकट देने वाली ओवैसी की पार्टी के नेता दंगों पर सियासत शुरू कर दी। AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई ने तो कपिल मिश्रा को दिल्ली दंगा का मास्टरमाइंड तक कह दिया। साथ ही बीजेपी पर दिल्ली में फिर से दंगे कराने की कोशिश के भी आरोप लगाए। कपिल मिश्रा की कागजों में भले ही यहाँ से वो छूट गए हो, लेकिन उसके माथे पर साफ लिखा रहता है दंगाई कपिल मिश्रा। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर दोबारा से दंगे करवाने की साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से दिल्ली के अंदर हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा दे रही है और ये उसका कदम बहुत ही शर्मनाक है। शोएब जमाई दिल्ली में हैदराबादी भाईजान के सेनापति हैं, जिनके बताए उम्मीदवारों को ही ओवैसी दिल्ली में टिकट दे रहे हैं और अभी तक ओवैसी की पार्टी 2 दंगाइयों को उम्मीदवार बना चुकी है। AIMIM ने शफाउर रहमान खान को ओखला विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। रहमान जामिया अलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, दिल्ली दंगों में आरोपी हैं, फिलहाल जेल में बंद हैं। इससे पहले ताहिर हुसैन को टिकट देने पर भी विवाद हुआ था। ताहिर पहले आम आदमी पार्टी का पार्षद था। दिल्ली में दंगा फैलाने के आरोप में जेल के बाद आम आदमी पार्टी से नाता टूट गया। ओवैसी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से प्रत्याशी बनाया है, जबकि सूत्रों के मुताबिक अब शाहरुख पठान को भी प्रत्याशी बना सकती है। शाहरुख पठान ने दिल्ली में 2020 दंगों के दौरान मौजपुर इलाके में भीड़ पर गोली चलाई थी। उसके बाद पुलिस के हेड कांस्टेबल पर पिस्टल तान दी थी और फिर भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला। फिलहाल वो जेल में बंद है। इसलिए तो शोएब जमाई ने कपिल मिश्रा को दंगाई कहा, तो उन्होंने पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, तो एक तरह से वो दोबारा से उसी आग को जलाना चाहते हैं जो 2020 में लगी थी। हम उन्हें ऐसा मौका देंगे नहीं इस बार वो ये कर नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है कि जिस दिशा में वो इस चुनाव को मोड़ना चाहते हैं, उस दिशा में ये चुनाव हम जाने नहीं देंगे। ये चुनाव टूटी सड़कों का है, गंदे पानी का है, मैली यमुना का है, प्रदूषित हवा का है। ये चुनाव उन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। दिल्ली की सर्दी के बीच चुनावों की तपिश में हर पार्टी हाथ सेक रही है। दंगा पॉलिटिक्स शुरू हुई तो कांग्रेस ने भी कपिल मिश्रा के बहाने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। भाजपा की हमेशा कोशिश रहती है कि डिवाइड एंड रूल करें और धर्म, जाति, मजहब, भाषा के ऊपर लोगों को विभाजित करें और वोट बटोरें। लड़ाई दिल्ली की है, जिसे जीतने के लिए हर दांव आजमाया जा रहा है, जिसमें अब दिल्ली के दंगों के बहाने भी सियासी ताल ठोकी जा रही है। शिवम प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। और आइए देश हित में बढ़ते हैं आगे। और कृष्ण नगरी में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर का धुआंधार प्रदर्शन जारी रहा। गुजरात के बेट द्वारका में आज भी पीले पंजे ने अवैध स्ट्रक्चर को धूल में बदल दिया। समंदर के तटीय इलाकों में सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर अतिक्रमण मौजूद था, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चल रहा है, वैसे ही गुजरात में दादा का बुलडोजर मशहूर हो गया है। शनिवार के बाद बुलडोजर ने रविवार को भी ओवरटाइम किया। बुलडोजर ने इमारतों को तोड़ा और बेट द्वारका में अब दूर दूर तक सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। देवभूमि द्वारका के पास बेट द्वारका की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अतिक्रमण करके मकान, दुकान और मजहबी स्ट्रक्चर बना दिए गए थे, लेकिन बुलडोजर ने आकर एक एक स्ट्रक्चर को धूल में मिला दिया। बेट द्वारका में गुरुद्वारे के सामने 14 मकान और बालापार इलाके में 52 मकान तोड़े गए। अवैध कब्जे वाले इलाके में लगभग 12,500 वर्ग मीटर जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। 6 करोड़ 76 लाख रुपए की सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया है। पहले दिन 66 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर ने पंजा मारा था और आज भी बुलडोजर रुक नहीं रहा है।
बेट द्वारका में बुलडोजर चलाने के साथ साथ इस एक्शन का ड्रोन से वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया ताकि इन तस्वीरों को देखकर आगे दोबारा कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत न कर सके। लगातार दूसरे दिन बेट द्वारका के इलाके में दादा का बुलडोजर है वो चल रहा है। देखने की बात है कि जो समग्र विस्तार है, ये जिस विस्तार में समग्र इलाके में कि पूरा डिमोलेशन की गया है, पुलिस के सघन पेट्रोलिंग भी उसके द्वारा की गई है। बेट द्वारका में लगातार दूसरे दिन दादा का बुलडोजर चला है। असल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुजरात में दादा के नाम से मशहूर हैं और मजहबी अतिक्रमण को हटाने के लिए दादा का बुलडोजर पंजा मार रहा है। दादा की बुलडोजर ऑपरेशन के लिए भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। देवभूमि द्वारका से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस छोटे आइलैंड बेट द्वारका में भगवान कृष्ण का मंदिर है, इसलिए इसे कृष्ण नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ बुलडोजर किसी सुदर्शन चक्र की तरह प्रहार कर रहा है। द्वारका में समुद्र तट करीब 1600 किलोमीटर लंबा है। सुरक्षा के लिहाज से यह काफी संवेदनशील इलाका है और भूपेंद्र पटेल सरकार यहाँ पर अतिक्रमण को टारगेट कर रही है। गुजरात की कृष्ण नगरी के बाद अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की हरी भूमि यानी संभल। संभल में एक बार फिर बुलडोजर की आहट सुनाई दे रही है। उसकी वजह है संभल सदर कोतवाली के सामने बनी ये 12 अवैध दुकानें। आज संभल की एसडीएम ने नगर पालिका की टीम के साथ इन अवैध दुकानों को चिन्हित कराया। सड़क पर नाप लेने के बाद दावा किया गया कि ये दुकानें अतिक्रमण करके बनाई गई हैं। प्रशासन ने फिर इन दुकानदारों के साथ मीटिंग की और उन्हें खुद ही अपनी दुकानें तोड़ने का ऑर्डर दिया। कोतवाली के सामने कुछ दुकानें हैं और जो आप देखेंगे वहाँ पर तो सड़क की चौड़ाई वहाँ कम हो गई है और वो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वो दुकानें सड़क पर बनाई गई हैं। तो उसके संबंध में ये बैठक बुलाई गई थी कि आप लोग उसको देख लें और स्वतः उसको संज्ञान लेकर हटा दें। अगर दुकानदारों ने दुकानें खुद नहीं तोड़ी तो बुलडोजर वैसे ही चलेगा जैसा संभल के अलग अलग इलाकों में हो चुका है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन अवैध दुकानों को सरकारी जमीन पर किसने बनाया और इनका किराया कौन वसूल रहा है। कुल 12 लोग हैं जिन्होंने दुकानें बनाई। 12 दुकानें। कौन इनका किराया लेता होगा क्या? इनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो 11 दुकानें हैं उनका किराया जो पीछे मस्जिद है उस मस्जिद के द्वारा लिया जाता है। इस समय संभल की दुकानें बुलडोजर के टारगेट पर हैं। अगर इन दुकानदारों ने खुद हथौड़ा चलाकर इन्हें नहीं तोड़ा तो पीला पंजा इन्हें हटाएगा, लेकिन अब तोड़ने का खर्च भी इन्हीं दुकानदारों से वसूला जाएगा। यानी जल्द ही संभल में अवैध दुकानों के ढहाने की तस्वीरें आ सकती हैं। बेट द्वारका और संभल इन दोनों ही जगहों पर संडे को बुलडोजर की आशंका नहीं थी। बेट द्वारका में बुलडोजर ने पहुंचकर अतिक्रमण को तहस नहस कर दिया और संभल में बुलडोजर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बेट द्वारका से जयदीप लखानी के साथ सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल। आज संडे है और बुलडोजर का खतरा द्वारका और संभल के बाद उज्जैन में भी दिखा। उज्जैन में महाकाल लोक विस्तार के लिए मोहन के बुलडोजर ने एक मस्जिद को भी गिराया। मुसलमानों ने इसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर पुलिस फोर्स और आसमान में तैनात ड्रोन के सामने उनकी एक नहीं चली। 24 घंटे में बुलडोजर ने कैसे मस्जिद को गिराया, यह उज्जैन से आई पिक्चर में एकदम क्लियर है। कल बुलडोजर ने गरजना शुरू किया और आज तकिया मस्जिद को पूरी तरह से तोड़कर बर्बाद कर दिया। उज्जैन में महाकाल लोक विस्तार को लेकर निजामुद्दीन कॉलोनी की तकिया मस्जिद सहित 257 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। प्रशासन और पुलिस की देखरेख में आज लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर गरजा। आज मस्जिद में तोड़फोड़ को लेकर थोड़ा विरोध हुआ, पर पुलिस ने तुरंत हालात पर काबू पा लिया। जो महाकाल लोक परिसर के पास शक्तिपथ के पास जो है 200 मकान चिन्हित किए गए थे। नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई थी। इसमें पुलिस पूरी कार्रवाई सुचारू शांतिपूर्ण संपन्न इसके मौजूद थी। हम लोग 200 के बल के साथ उपस्थित है। लगभग
आधी कार्रवाई हो चुकी है। इसमें विमेन स्ट्रक्चर जो है लोगों की सहमति से उनसे बातचीत और संवाद के उपरांत हटाए गए। महाकाल लोक का ये विस्तारीकरण वाला क्षेत्र में आता है और तकिया मस्जिद क्षेत्र है। इसमें 2.25 हेक्टेयर करीब लैंड है, जिसका जून 2024 में भू अर्जन का अवार्ड पारित हुआ है, जो लगभग 66 करोड़ के लगभग अवार्ड पारित हुआ है, जिसमें परिसंपत्तियों का मुआवजा और जमीन के मुआवजे मिलाकर 68 करोड़ रुपए हो रहे हैं। इसमें हमने लगभग 32 से 34 करोड़ रुपए परिसंपत्तियों के मुआवजे के रूप में रहवासियों को वितरित किए जा चुके हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। ड्रोन भी तैनात थे जो बुलडोजर और आसपास के माहौल दोनों पर नजर रखे हुए थे। किसी तरह की घटना को रोकने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, इसलिए छिटपुट मामलों से आगे कुछ नहीं हुआ और बुलडोजर बिना रोक टोक के चलता रहा। ये कार्रवाई उज्जैन के महाकाल लोक के विस्तारीकरण को लेकर शुरू हुई है। बुलडोजर एक्शन से पहले सभी मकान मालिकों को नोटिस दिया गया। सूचना देकर मकान खाली करने के निर्देश दे दिए गए। पहले दिन शनिवार को करीब 125 मकानों पर जेसीबी चली। इसके बाद शनिवार को ही 3 बुलडोजर ने तकिया मस्जिद को गिराने की कार्रवाई शुरू की, जिसे आज पूरी तरह से गिरा दिया गया है। इस कार्रवाई के लिए जेसीबी और पोकलेन के साथ प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची थी और पुलिस ने इस इलाके में बीती रात भी फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च निकालकर क्षेत्रवासियों को अपने मकान खाली करने की मुनादी की गई। इसमें कल रात भी हम लोगों ने यहाँ फ्लैग मार्च किया था, लोगों से बात भी की थी, लोग सहमत थे क्योंकि पूर्व में मुआवजा दिया जा चुका है। न्यायालय का आदेश है, जिला प्रशासन का भी आदेश है, तो न तो तकनीकी कोई दिक्कत थी, न ही कोई पब्लिक की तरफ से इसमें विरोध था। सभी की आम सहमति से चीजें इसमें कार्रवाई की जा रही है। इन 250 मकानों को ढहाने के लिए करोड़ों का मुआवजा भी दिया गया है। जानकारी के मुताबिक लगभग सभी मकान मालिकों को 33 करोड़ रुपए के लगभग मुआवजा दिया जा चुका है। हालांकि अभी करीब 35 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना बाकी है। जिन मकानों के मालिक को लेकर विवाद और केस चल रहा है, उनकी मुआवजा राशि पर रोक लगी हुई है। महाकाल मंदिर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण के बीच में ये कॉलोनी आ रही थी। हालांकि ये मामला उच्च न्यायालय तक गया, जहां कोर्ट ने कॉलोनी वालों की अपील खारिज कर दी थी। मामला प्रशासन के पक्ष में आने के बाद कार्रवाई से पहले प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने की सूचना दी थी और तब शनिवार को प्रशासन की मौजूदगी में नगर निगम के बुलडोजर ने गर्जना शुरू किया। फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि बुलडोजर ने जिन इमारतों को तोड़ा है, उनका मलबा हटाने में अभी वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए देशहित में आपको एक बार फिर से लिए चल रहे हैं महाकुंभ की ओर, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद प्रयागराज में आस्था का महापर्व महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसकी पताका पूरी दुनिया में लहराने वाली है। क्योंकि यह महाकुंभ हो रहा है योगी राज में, जिसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए सीएम योगी तन मन और धन से लगे हुए हैं। इसीलिए तो महाकुंभ की व्यवस्था को देखकर श्रद्धालुओं की जुबान से निकल रहा है हर हर योगी। जन कल्याण करे, महाकुंभ है महापुण्य, ये महिमा अपरंपार कहे है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है योगी जी ने क्या व्यवस्था की है। जो सारी अरेंजमेंट है बहुत ही काबिले तारीफ है। में से 100 योगी जी से कोई नहीं है। 500 600 700 हर जुबान पर योगी योगी। कोई सनातन का गौरव बता रहा है तो कोई महाकुंभ का महारथी। हैरान है देख के, ऐसी व्यवस्था कौन संभाल सकता है? योगी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता ऐसा। व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और मैं निवेदन करूंगी सबसे आए और इस महाकुंभ को सम्मिलित होएं। तैयारी तो हम खूब करके आए हैं, बहुत कुछ हम तो हफ्ता पहले ही सोच के आए थे क्या करना है क्या नहीं, तो लेकिन यहाँ आए, यहाँ तो हर किसी के अंदर उत्साह देखकर हम और ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं कि कल का क्या माहौल होगा, महास्नान कैसा होगा। महाकुंभ में शामिल होना है सनातनी। योगी राज में महाकुंभ की व्यवस्था देखकर गदगद है। आस्था के महापर्व के इंतजाम देखकर साधु सन्यासी भी योगी की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और बहुत अच्छा मेला होगा और हमारे माननीय योगी जी खुद रोज यहाँ आते हैं। ये सब योगी जी की देन है और योगी जी ने देखा है कि पूरा मेला जो है बहुत सुंदर मेला कराना है उनको और संत उनके साथ है। हमारे सनातन के गौरव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है। आज प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ की पताका लहरा रही है।
तो इसके पीछे है सनातन के सेनापति योगी आदित्यनाथ का विजन और एक्शन। ये अद्भुत उत्साह एक कल से प्रारंभ होने जा रहा है, तो मैं सबसे पहले आप सबको महाकुंभ आयोजन के लिए अपनी बधाई देता हूं और आपको भी समय मिलेगा तो एक बार जरूर जाइएगा। महाकुंभ के आयोजन में सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंक दी। महाकुंभ की तैयारियों को मुकम्मल रूप देने के लिए योगी ने 6 बार महाकुंभ क्षेत्र का दौरा किया। सुरक्षा से लेकर साधु सन्यासियों और आम श्रद्धालुओं के लिए किए जा रहे इंतजामों को देखा। इसी का नतीजा है कि जो लोग महाकुंभ में पहुंचे हैं वो हर हर योगी का जयकारा लगा रहे हैं। योगी सरकार ने जो आदेश दिए थे वो तकरीबन पूरे हो चुका है। एक तरफ देखिए ये प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर जहां पर हजारों की तादाद में लोग संख्या में यहां पर पहुंचते हैं, और दूसरी तरफ देखिए संगम, वो संगम का नजारा जिसके लिए पता नहीं कहां से देश विदेश से लोग पहुंचते हैं देखने के लिए कि आखिर क्यों इसे संगम नगरी प्रयागराज कहा जाता है। बाहर से भी लोग आ रहे हैं। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? हम रोहतक हरियाणा से आए हैं। रोहतक हरियाणा से आए हैं सिर्फ महाकुंभ को देखने के लिए? हाँ, महाकुंभ को देखने के लिए। इससे पहले आप लोग कभी महाकुंभ आए आंटी? नहीं, कभी नहीं आए। नहीं, कभी प्रयागराज आए हैं? कभी नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि बहुत बदला है प्रयागराज। मैं इसके पहले भी आई हूँ 2012 में, लेकिन इस बार जो व्यवस्था है, जो सारी अरेंजमेंट है, बहुत ही काबिले तारीफ है। महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा पर्व है जिसका कुछ ही घंटों बाद जयघोष होने जा रहा है। इसमें करीब 1.5 महीने तक करोड़ों सनातनी धर्म ध्वजा के नीचे जय जयकार करने वाले हैं, जिसके माध्यम से सनातन का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचने वाला है। पूरे आयोजन में 40 करोड़ की आबादी आएगी। 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु, साधु संत, देश और दुनिया के अतिथि वहां सहभागी बनने जा रहे हैं। 40 करोड़ की आबादी दुनिया के अंदर भारत और चीन के बाद किसी और देश के पास नहीं है। जितनी आबादी एक अस्थायी स्थिति में अकेले प्रयागराज में आने वाली है। महाकुंभ की भव्यता हर किसी का मन मोह ले रही है। आस्था के इस महापर्व की दिव्यता देखकर सनातनी गदगद हैं। इसीलिए तो साधु संत से लेकर आम श्रद्धालु योगी के काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। महाराज जी, महाकुंभ 2025 की तैयारियां ठीक लग रही हैं? बहुत बढ़िया, जोरदार। योगी जी का काम? अरे एक नंबर, वो तो हमारा ही है। वो हमारे, हम तो अपने घर का मानते हैं उनको, हमारे लिए बाहर के थोड़ी है। वो भी संत है, हम भी संत हैं, तो हमारे जैसे हमारे तो बढ़िया ही कर रहे हैं वो। योगी जी को आप 100 में से कितना नंबर देंगे? हाँ जी, हमारे में 100 में क्या 200 हमारे हाथ में हो तो 1000 देते हैं, पर 100 में 100 ही मिल सकते। कितना नंबर देंगे? 100 में से 100। महाराज जी, तैयारियां कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ऐसी तैयारी तो आज तक कभी हुई ना होवे। साधु संत और आम लोग ही नहीं, मुस्लिम समाज के कुछ लोग भी महाकुंभ आयोजन को लेकर सीएम योगी के काम की सराहना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इंतजामात हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं के रहने सहने खाने पीने की जो व्यवस्थाएं की हैं, उन व्यवस्थाओं की ये पूरी दुनिया कायल हो गई है। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास है क्योंकि 144 साल बाद ऐसा अनोखा संयोग बना है जिसके सफल आयोजन का जिम्मा संत मुख्यमंत्री के कंधों पर है, जो अब सनातन के सेनापति बनकर महाकुंभ को सफल बनाने के मकसद से दिन रात लगे हैं। अनुपमा झा के साथ शरद अवस्थी, जी मीडिया, महाकुंभ। और आइए बात करते हैं हिंदुस्तान के उस प्लान की जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी उस सुरंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं जिससे 12 महीने सोनमर्ग देश के बाकी हिस्से से जुड़ा रहेगा। मतलब भारी बर्फबारी के कारण अब सोनमर्ग पहुंचा जा सकेगा। इस टनल का रणनीतिक महत्व क्या है वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। बर्फीली वादियों के बीच हिंदुस्तान की गेम चेंजर टनल, वो सुरंग जो सोनमर्ग को सीधा कनेक्ट करने वाली है और भारी बर्फबारी के बावजूद इस सुरंग के जरिए सोनमर्ग तक पहुंचना आसान होने वाला है। यह सुरंग है जेड मोड टनल, जो बनकर तैयार है
8,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बनी इस सुरंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जेड मोड सुरंग को बनाने में करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो 2 लेन में बनाई गई है। इसमें इमरजेंसी के लिए समानांतर 7.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है और यह टनल गांधरबल जिले के गगनगीर को सोनमर्ग से कनेक्ट करती है। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर का खूबसूरत पर्यटन स्थल है, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते सर्दियों में 4 महीनों तक यहां पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सुरंग के जरिए अब सोनमर्ग की कनेक्टिविटी देश के बाकी हिस्सों से बनी रहेगी। ये 2012 में इसका काम शुरू हुआ था। ये गगनगीर से सोनमर्ग तक जो है कनेक्टिविटी बनाई रखेगी 12 महीने। सोनमर्ग एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट स्पॉट जो है कश्मीर घाटी का है, लेकिन सर्दियों में ये एक बेहतरीन विंटर डेस्टिनेशन बन सकती थी, लेकिन एवलांच की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से ये बंद हो जाता था रास्ता। लेकिन अब ये 12 महीने कनेक्टेड रहेगी। इस सुरंग को बनाने में इंजीनियर्स और मजदूरों को खून पसीना एक करना पड़ा है, क्योंकि टनल निर्माण के वक्त इसे आतंकी निशाना भी बना चुके हैं। 22 अक्टूबर 2024 को आतंकियों ने सुरंग के कर्मचारियों पर हमला किया था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। बावजूद इसके सुरंग निर्माण में लगे लोगों का जज्बा देखिए कि अब ये टनल बनकर तैयार है और बहुत जल्द इस टनल में गाड़ियां फर्राटा भरने वाली हैं। इस सुरंग का जायजा लेने के लिए एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे थे। 2400 करोड़ की लागत से बनी हुई 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल देश के अन्य हिस्सों को 12 महीने लद्दाख से जोड़े रखेगी, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो LAC पे जो हमारी आर्मी की मूवमेंट है वो रेगुलर रहेगी, तेज़ रहेगी, राशन जाता रहेगा, वेपन्स जाते रहेंगे। और दूसरा जो स्थानीय लोग हैं लद्दाख के, लेह के, करगिल के, द्रास के, उनको 12 महीने कनेक्टिविटी मिलेगी। सामरिक लिहाज से भी ये सुरंग गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि जेड मोड सुरंग जोजिला सुरंग परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य श्रीनगर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करना है। लद्दाख पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ लंबी और विवादास्पद सीमा साझा करता है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 2020 में टकराव भी हो चुका है। ऐसे में जेड मोड टनल और जोजिला टनल की कनेक्टिविटी के चलते भविष्य में भारतीय सेना के लिए चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास वाले इलाके में सैन्य डिप्लॉयमेंट करने में हवाई कनेक्टिविटी पर निर्भरता कम हो जाएगी। ऐसे में जेड मोड टनल और जोजिला टनल की कनेक्टिविटी के चलते भविष्य में भारतीय सेना की चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास वाले इलाके में सैन्य डिप्लॉयमेंट करने में हवाई कनेक्टिविटी पर निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि अभी सबसे दूर की चौकियों पर पहुंचने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल करती है। ऐसे में इन सुरंगों के कारण अब भारतीय सेना लद्दाख में पाकिस्तान या चीन के साथ किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में कम समय में सैन्य तैयारियों को अंजाम दे सकेगी। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और भारत में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति आने वाले हैं। इस मुस्लिम देश का नाम है इंडोनेशिया। पाकिस्तान ने भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को भारत के बाद इस्लामाबाद आने के लिए मनाया। हालांकि अब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया है। इस्लामाबाद को कितना बड़ा शॉक लगा, इस रिपोर्ट में देखिए आप। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का नया राउंड। मुस्लिम देश ने ही पाकिस्तान को बड़ा शॉक दिया है। शहबाज शरीफ बहुत उम्मीद में बैठे थे कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो आएंगे तो उनके सामने मुल्क की कंगाली का रोना रोएंगे और कटोरे में कुछ मांग भी लेंगे। लेकिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने शहबाज शरीफ की उम्मीदों को कचरे में डाल दिया। इस बार भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो हैं। पाकिस्तान इसी कोशिश में था कि प्रेसिडेंट सुबियांतो भारत आए तो वहां से इस्लामाबाद भी आ जाएं। लेकिन अब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत तो मुख्य अतिथि बनकर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। इंडोनेशिया की ओर से पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया गया है और जैसे ही खबर पाकिस्तान में पहुंची तो वहां रोना धोना मच गया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है। ऐसे में पाकिस्तान सोच रहा था कि मुस्लिम ब्रदरहुड वाली नीति का इंडोनेशिया पालन करेगा, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वैसे भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति बीते कई सालों पहले शुरू कर दी थी। और योगी राज में अगर परीक्षा में नकल की तो परिवार को शक्ल नहीं दिखा पाओगे,
क्योंकि नकलची गैंग पर योगी सरकार बुलडोजर जैसा प्रहार करने की तैयारी में है। योगी राज में अब नकल माफियाओं की खैर नहीं, क्योंकि नकलची गैंग पर चलने वाला है योगी का बुलडोजर। यूपी में बोर्ड परीक्षाओं के ऐलान के साथ ही सरकार ने सख्त फैसला लिया है, जिसके तहत क्वेश्चन पेपर या उसके किसी भाग की फोटोकॉपी कराकर नकल कराने की कोशिश करता है तो उसे अधिकतम 1 साल की जेल और 5,000 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। अगर कोई सॉल्वर गिरोह पहली बार पेपर आउट करता है या नकल कराते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 14 साल तक की जेल और 10 से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। लेकिन कोई सॉल्वर दूसरी बार यही गलती दोहराता है तब उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही 50 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से नकल को प्रोत्साहित करता है तो उसके खिलाफ एक तो आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, मुझे लगता है कि अपने आप में इन नकल जो गिरोह हैं उनको एक तरीके से एक संदेश उत्तर प्रदेश सरकार का कि अगर आप नकल कराएंगे और किसी भी तरीके से परीक्षा को प्रभावित करने की बात करेंगे तो उसमें आपके खिलाफ ऐसे कड़े कानून बनाए जाएंगे, ऐसे कड़े कानून के तहत उसमें आपको दंडित किया जाएगा कि आप जीवन भर किसी भी परीक्षार्थी को नकल कराने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। यानी यूपी बोर्ड में अब नकल माफिया एक्टिव हुए तो उम्र कैद के लिए तैयार रहें, क्योंकि इस बार की बोर्ड परीक्षा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 लागू किया जा रहा है, जिसमें कड़ी सजा होगी। और इसी के साथ देश हित में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।